सभी सुनने वालों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हाल ही में सामने आए शिक्षा विभाग से जुड़े एक मामले की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। जी। इस घटना को कुछ मीडिया रिपोर्टों और ज्ञापनों में BSA प्रधानाध्यापक प्रकरण का नाम दिया जा रहा है। हाँ, और हमारे पास इस मामले से जुड़ी कुछ खबरों की कतरने हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक ज्ञापन भी। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है इनमें। हाँ, सामग्री बहुत विस्तृत नहीं है, सही कहा। लेकिन जो टुकड़े हमारे सामने हैं वो कई अहम दिशाओं की तरफ इशारा जरूर करते हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन्हीं उपलब्ध जानकारियों के आधार पर इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें, ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हुआ क्या था, प्रशासन ने कैसे प्रतिक्रिया दी, अधिकारियों के संघ ने क्या रुख अपनाया है और इस मामले के इर्द गिर्द कौन से विवाद उभर रहे हैं। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों के जरिए स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मामला क्या है? जैसा आपने शुरू में कहा, इसे बेल्ट प्रकरण कहा जा रहा है। जी। ये घटना सीतापुर के नदवा प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी है और इसमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA और उसी स्कूल के एक प्रधानाध्यापक शामिल हैं। हाँ, ये बेसिक जानकारी है। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इस बात का कोई साफ विवरण नहीं है कि उस दिन असल में हुआ क्या था, जिसे ये नाम दिया जा रहा है बेल्ट प्रकरण। सही बात है। ये नाम अपने आप में थोड़ा नाटकीय लगता है और कई सवाल खड़े करता है ना? लेकिन घटना का जो तथ्यात्मक ब्यौरा है वो इन स्रोतों में तो नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो ज्यादातर घटना के बाद जो कुछ हुआ उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब प्रतिक्रियाएं क्या थीं, उसके परिणाम क्या हुए। अच्छा। ऐसा लगता है कि घटना अपने आप में जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा उसके बाद की गतिविधियां बन गई हैं। तो ठीक है, घटना के बाद की बात करते हैं। घटना के ठीक बाद क्या कदम उठाए गए? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे अहम प्रतिक्रिया आई जिला प्रशासन की तरफ से। जानकारी के मुताबिक जिले के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, जिलाधिकारी यानी DM अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक SP अंकुर अग्रवाल, वो खुद नदवा प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। अरे वाह, मतलब DM और SP खुद गए स्कूल? जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जिले के 2 सबसे बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का पर्सनली स्कूल जाना, ये दिखाता है कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। हाँ, ये कोई रूटीन विजिट तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि उपलब्ध विवरण बताते हैं कि उन्होंने वहां बच्चों से मुलाकात की, उन्हें चॉकलेट्स बांटी। चॉकलेट्स? हाँ, चॉकलेट्स, और काफी दोस्ताना अंदाज में, जिसे खबरों में आत्मीयता कहा गया है, उनसे बातचीत की। इस तरह के कदम का क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या ये सिर्फ बच्चों को बहलाने की कोशिश थी? शायद उससे कहीं ज्यादा। सोचिए, एक स्कूल है जहां कोई तनावपूर्ण या विवादित घटना हुई है। हाँ। ऐसे में अधिकारियों का बच्चों के बीच जाकर उनसे हल्के फुल्के अंदाज में बात करना, उन्हें चॉकलेट देना, ये माहौल को सामान्य बनाने, तनाव कम करने का एक सोचा समझा प्रयास हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि घटना का बच्चों के मन पर कोई बुरा असर न पड़े। हाँ। उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जा सके। इसे एक तरह से आप कह सकते हैं स्थिति को संभालने या डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि प्रशासन सिर्फ घटना की जांच ही नहीं कर रहा, बल्कि उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी कम करने की कोशिश कर रहा था शायद। ये वाकई एक गहरा अवलोकन है। खैर, प्रशासनिक प्रतिक्रिया तो हुई, लेकिन इस मामले ने शैक्षिक अधिकारियों के बीच भी काफी हलचल पैदा की। उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है, एक ज्ञापन जारी किया है। हाँ, और ये ज्ञापन हमें अधिकारियों के एक विशेष समूह की सोच और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं उसकी एक झलक देता है। ज्ञापन की भाषा काफी मजबूत है, मतलब हल्के में नहीं लिखा गया है। अच्छा, क्या कहा है उसमें? सबसे पहले तो एसोसिएशन ने इस घटना की साफ शब्दों में घोर निंदा की है। इससे स्पष्ट है कि वो इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य मानते हैं। ठीक है, निंदा तो स्वाभाविक है शायद, लेकिन क्या ज्ञापन में कुछ और ठोस बातें भी कही गई हैं? बिल्कुल। दूसरी अहम बात जो इस ज्ञापन से उभरती है वो है सोशल मीडिया को लेकर उनकी चिंता। सोशल मीडिया? हाँ, एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं और यहीं पर एक और परत जुड़ती है। उनका कहना है कि ये सूचनाएं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। क्या कहा? महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध? जी। ये तो मामले को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इस पूरे विवाद में कोई जेंडर वाला पहलू भी छुपा है, या कम से कम एसोसिएशन इसे इस नजरिए से देख रही है?
देखिए, हमारे पास जो सीमित जानकारी है वो इस पहलू पर ज्यादा रोशनी तो नहीं डालती, लेकिन ये वाक्यांश महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध निश्चित रूप से ध्यान खींचता है। हाँ बिल्कुल। ये संभव है कि सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही हो उसमें कुछ ऐसी बातें कही जा रही हों जिन्हें एसोसिएशन आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा पर हमला मान रही हो। ये भी हो सकता है कि बीएसए, जिनके समर्थन में ये ज्ञापन लगता है, वो एक महिला अधिकारी हों। हालांकि स्रोत ये स्पष्ट रूप से नहीं बताते, लेकिन एसोसिएशन का इस मुद्दे को इतने जोर शोर से उठाना ये दिखाता है कि वे मामले के इस पहलू को लेकर बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं। मतलब ये सिर्फ घटना की निंदा नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द जो बातें बन रही हैं उस पर भी उनका एक स्टैंड है। बिल्कुल, ये नैरेटिव पर भी उनका स्पष्ट स्टैंड है। अच्छा, क्या ज्ञापन में सिर्फ चिंताएं ही जताई गई हैं या कुछ मांगे भी रखी गई हैं? मांगे भी हैं, और वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं। तीसरी बात जो ज्ञापन में है वो है कार्यवाही की मांग। एसोसिएशन चाहती है कि जो भी इस घटना के लिए दोषी पाए जाएं उन पर कठोर कार्यवाही हो। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक और मांग है जो ध्यान खींचती है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। सुरक्षा की मांग, ये तो काफी गंभीर बात लगती है। क्या इसका मतलब है कि बीएसए को किसी तरह का खतरा है या उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है? ज्ञापन से तो यही संकेत मिलता है। देखिए, सुरक्षा की मांग करना यह दर्शाता है कि एसोसिएशन को लगता है कि बीएसए की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता है। शायद उन्हें किसी तरह की धमकी मिली हो या माहौल ऐसा बन गया हो कि वे असुरक्षित महसूस कर रहे हों। अब ये मांग सिर्फ जाहिर खतरे की वजह से है या फिर ये मामले की गंभीरता को रेखांकित करने का एक सांकेतिक कदम भी हो सकता है संघ की तरफ से? ये कहना मुश्किल है। पर यह दिखाता है कि एसोसिएशन पूरी तरह से बीएसए के साथ खड़ी है। हाँ, और उनकी सुरक्षा को एक प्रमुख मुद्दा मान रही है। ये स्थिति की तनावपूर्ण प्रकृति को और उजागर करता है। इन स्रोतों में ज्ञापन के संदर्भ में संगठन के एक कार्यकारी सदस्य श्याम किशोर तिवारी का नाम भी सामने आया है। हाँ, उनका जिक्र है। संभवतः वे ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा थे या एसोसिएशन में कोई महत्वपूर्ण पद रखते हैं जिसके कारण उनका नाम उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रशासन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, डीएमएसपी खुद गए और अधिकारी संघ ने भी अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिसमें सोशल मीडिया और सुरक्षा जैसे पहलू शामिल थे। जी। लेकिन इस कहानी में एक और परत है, जो जांच शुरू हुई है और उसके साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले की कोई जांच भी तो हो रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल, प्रशासनिक जांच शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक एडी बेसिक, यानी सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा। अच्छा, एडी बेसिक। हाँ, जो आमतौर पर जोनल स्तर पर बेसिक शिक्षा की निगरानी करते हैं, वो इस मामले की जांच करने के लिए आए थे। ये दिखाता है कि विभाग इसे आंतरिक रूप से भी देख रहा है। और इस जांच प्रक्रिया पर बीएसए का क्या कहना है? क्या उनका कोई बयान सामने आया है? हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कैसे? एक उपलब्ध बयान में बीएसए ने 2 मुख्य बातें कही हैं। पहली, उन्होंने जोर देकर कहा है कि जांच में उनकी तरफ से पूरा सहयोग किया गया है। मतलब वो ये दर्शाना चाहते हैं कि वे जांच से भाग नहीं रहे, बल्कि उसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये तो ठीक है, ये तो अपेक्षित ही है। इसमें पेचीदा क्या है? पेचीदगी है दूसरी बात में। इसी बयान में बीएसए ने कुछ ऑडियो क्लिप्स का जिक्र किया है। ऑडियो क्लिप्स? हाँ, उनका दावा है कि इस मामले से जोड़कर कुछ ऑडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं। क्या ऑडियो फर्जी है? ये किस तरह के ऑडियो है? क्या इनमें कोई बातचीत रिकॉर्डेड है? हमारे पास मौजूद जानकारी ये नहीं बताती कि उन ऑडियो क्लिप्स में असल में है क्या, लेकिन बीएसए का उन्हें सीधे तौर पर फर्जी करार देना बहुत अहम है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। और उन्होंने विशेष रूप से इस बात का खंडन किया है कि उनकी ब्रिजेंद्र वर्मा नाम के किसी व्यक्ति से कभी फोन पर कोई बातचीत हुई है। ब्रिजेंद्र वर्मा? जी, जाहिर है ये ब्रिजेंद्र वर्मा नाम और उनसे जुड़ी कथित बातचीत उस ऑडियो क्लिप का हिस्सा हो सकती है जिसे बीएसए नकार रहे हैं। बाप रे, ये खंडन तो बहुत मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले में सबूत के तौर पर, या शायद कहें कि बीएसए की छवि खराब करने के लिए कुछ ऑडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है। और बीएसए उन्हें सिरे से खारिज कर रहे हैं। ये तो मामले को और उलझा देता है। बिल्कुल। अब यहाँ कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ये ऑडियो क्लिप्स आखिर हैं क्या? इनमें ऐसी क्या बात है जिसे बीएसए को सार्वजनिक रूप से फर्जी बताना पड़ रहा है? इन क्लिप्स को कौन और किस मकसद से फैला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी प्रामाणिकता क्या है? क्या ये वाकई फर्जी हैं जैसा बीएसए का दावा है, या इनमें कुछ सच्चाई है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है? तो मतलब ये ऑडियो क्लिप्स अब इस मामले के केंद्र में आ गए लगते हैं। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। तो अब जांच का एक बड़ा हिस्सा इन ऑडियो क्लिप्स की सच्चाई पता लगाना भी होगा, है ना? निश्चित रूप से।
ये दिखाता है कि आजकल ऐसे विवादों में सिर्फ घटना ही नहीं बल्कि उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्य, चाहे वो असली हो या नकली, कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सही बात है। ये मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं रहा, बल्कि एक तरह से सूचना युद्ध का मैदान भी बनता दिख रहा है, जिसमें ऑडियो क्लिप्स हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर हम अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? मतलब हमारे पास सीतापुर के एक स्कूल में हुई एक घटना है, हाँ। जिसका सटीक विवरण नहीं है, लेकिन जिसे बेल्ट प्रकरण जैसा सनसनीखेज नाम मिला है। इसके तुरंत बाद जिले के सबसे बड़े अधिकारी स्कूल पहुंचते हैं, बच्चों से मिलते हैं। फिर शैक्षिक अधिकारियों का एक संघ सामने आता है जो घटना की निंदा करता है, सोशल मीडिया पर चल रही बातों को महिलाओं के सम्मान से जोड़ता है और बीएसए के लिए सुरक्षा की मांग करता है। हाँ, और सुरक्षा की मांग करता है। और इन सबके बीच एक प्रशासनिक जांच शुरू होती है, जिसमें बीएसए सहयोग का दावा करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ रहस्यमय ऑडियो क्लिप्स को फर्जी बताते हैं। हाँ, अगर हम मुख्य बिंदुओं को समेटें तो यही उभर कर आता है। पहला, सीतापुर के नदुआ प्राथमिक विद्यालय में बीएसए और प्रधानाध्यापक के बीच एक गंभीर और विवादास्पद घटना हुई है, जिसके निहितार्थ गहरे हैं। दूसरा, जिला प्रशासन यानी डीएम और एसपी ने मामले की गंभीरता को तुरंत पहचाना और जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप किया, जिसका एक पहलू शायद तनाव कम करना भी था। सही। तीसरा, उत्तर प्रदेश एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इस मामले में एक स्पष्ट और मजबूत पक्ष लिया है, जो बीएसए के समर्थन में दिखता है। उनकी चिंताएं सिर्फ घटना तक सीमित नहीं, बल्कि सोशल मीडिया नैरेटिव और अधिकारी की सुरक्षा तक फैली हुई हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि संघ इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं मान रहा। बिल्कुल, वो इसे व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा मान रहा है। और चौथा, मामले की औपचारिक जांच जारी है, लेकिन इसी बीच फर्जी ऑडियो क्लिप्स के विवाद ने मामले में एक नई जटिलता जोड़ दी है, जिससे सच्चाई तक पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये तो हुई घटना और उसके तात्कालिक परिणाम की बात, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरे प्रकरण को देखें तो ये हमें बड़े स्तर पर क्या बताता है? इसके व्यापक निहितार्थ क्या हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। अगर हम इसे सिर्फ एक स्थानीय घटना के तौर पर न देखकर एक पैटर्न या कहें कि लक्षण के तौर पर देखें, तो कई बातें समझ आती हैं। जैसे कि? पहली बात, ये शिक्षा विभाग के अंदरूनी समीकरणों और तनावों की तरफ इशारा कर सकता है। अधिकारियों और शिक्षकों के बीच के रिश्ते कैसे हैं, सत्ता समीकरण क्या है और संभावित संघर्ष, ये सब इस घटना की पृष्ठभूमि में हो सकते हैं। संभव है। दूसरी बात, जैसा कि एसोसिएशन की चिंता से जाहिर है, ये मामला दिखाता है कि आज के दौर में किसी भी विवादित घटना का सोशल मीडिया पर क्या असर होता है, कैसे सूचनाएं या भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैलती हैं और कैसे वे जमीनी हकीकत पर असर डाल सकती हैं या कम से कम उसके सार्वजनिक बोध को बदल सकती हैं। हाँ, ये तो है। यह दिलचस्प ये है कि एसोसिएशन का तत्काल भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ मोर्चा खोलना दिखाता है कि आधुनिक प्रशासनिक संघर्षों में ऑनलाइन नैरेटिव को कंट्रोल करना उतना ही महत्वपूर्ण माना जाने लगा है जितना कि मूल घटना को संबोधित करना। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तीसरी बात, ये आधिकारिक जांच प्रक्रियाओं की जटिलताओं को भी उजागर करता है। जब ऑडियो क्लिप जैसे सबूतों की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठ जाएं, तो निष्पक्ष जांच करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल युग ने जांच की प्रक्रियाओं को भी नई चुनौतियां दी हैं। और एक और पहलू, प्रशासन का बच्चों को चॉकलेट देना और संघ का सुरक्षा मांगना, ये दो अलग अलग प्रतिक्रियाएं एक ही घटना पर अलग अलग प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं। हाँ, ये भी है। प्रशासन शायद व्यवस्था की छवि और स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित है, जबकि संघ अपने सदस्य के बचाव और अधिकारों पर। ये विश्लेषण तो मामले को कई नई दृष्टियों से देखने में मदद करता है। ये सिर्फ सीतापुर का एक मामला नहीं, बल्कि शायद व्यवस्था के भीतर चल रही कई प्रक्रियाओं का एक प्रतिबिंब है। बिल्कुल, ये एक केस स्टडी की तरह है जो हमें दिखाती है कि जमीनी स्तर पर प्रशासन, शिक्षा प्रणाली, कर्मचारी संघ और सार्वजनिक विमर्श, खासकर सोशल मीडिया, कैसे एक दूसरे से गुथे हुए हैं और कैसे एक अकेली घटना इन सभी की कार्यप्रणाली पर रोशनी डाल सकती है। तो ये थी सीतापुर के चर्चित बीएसए प्रधानाध्यापक प्रकरण से जुड़ी उपलब्ध जानकारियों पर हमारी आज की चर्चा। हमने देखा कि कैसे एक अस्पष्ट घटना ने प्रशासनिक सक्रियता, संघ की मुखर प्रतिक्रिया और जांच से जुड़े नए विवादों को जन्म दिया। हाँ, और जैसा कि हमने शुरू में ही स्पष्ट किया था, हमारी ये पूरी बातचीत सीमित स्रोतों पर आधारित है, इसलिए पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है। सही कहा।
जांच के नतीजे क्या होंगे, उन ऑडियो क्लिप्स का सच क्या है, ये सब सामने आने के बाद ही स्थिति और अधिक स्पष्ट हो पाएगी। अभी कई सवाल अनुत्तरित हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जब ऐसी घटनाएं, जिनका स्वरूप चाहे जो भी हो, शिक्षा के केंद्रों यानी स्कूलों में घटित होती हैं और फिर उनकी चर्चा सोशल मीडिया के गलियों में तथ्यों और अफवाहों के मिश्रण के साथ होने लगती हैं, तो इसका उस पूरी शैक्षिक पारिस्थितिकी पर क्या असर पड़ता होगा? सोचने वाली बात है। शिक्षकों के मनोबल पर, अधिकारियों के काम करने के तरीके पर, और सबसे महत्वपूर्ण उन बच्चों पर जो इस माहौल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ। ये सवाल सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समय की एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है, जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।